अब ये तय हो चुका है कि ईरान इजरायल पर डायरेक्ट अटैक जरूर करेगा। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ईरान 3 देशों के साथ मिलकर इजरायल पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। खबर तो ये भी है कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को हाई अलर्ट करते हुए कहा कि इजरायल अपने वजूद की जंग करने जा रहा है। ईरान का आदेश, इजरायल पर सीधा हमला। इस वक्त पूरा ईरान इजरायल से भीषण हमला लेने के लिए तड़प रहा है। इस वक्त पूरा ईरान हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या से बौखलाया हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया को बेहद सुरक्षित इमारत में कैसे मार दिया। 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल पर भीषण हमला करने का आदेश दे दिया है। जमीन में हानिया का ताबूत, अरब में विश्व युद्ध। हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वो बदले की तैयारी करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इजरायल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। ताजा खबरों से लग रहा है कि ईरान इजरायल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है और दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि वो हानिया की मौत का बदला लेंगे और इजरायल पर सीधा हमला करेंगे। खामनेई ने यह भी कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तैयार कर लिया है। हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई। उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के आदेश के बाद से ईरान ने इजरायल पर बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके संकेत साफ साफ दिखने लगे हैं। ईरान में एक मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ईरान के कूम में ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराया गया है, जो युद्ध का संकेत है। ईरान पहले भी इजरायल पर सीधे अटैक कर चुका है, लेकिन तब उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इजरायल और उसकी अलायंस फोर्सेज ने रोक दिए थे। ईरान के मिलिट्री कमांडर इसी तरह का इजरायल पर दूसरा हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। खबर यह भी है कि मिलिट्री कमांडर हमले के उन तरीकों को तलाश रहे हैं जिनमें आम नागरिकों की जान न जाए। ईरान इस बार अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। अगर इजरायल के ऊपर सीरिया, इराक, यमन, लेबनान और ईरान की ओर से एक समय में अटैक होता है तो उसके एयर डिफेंस को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। जानकार मानते हैं कि सैकड़ों रॉकेट्स में से अगर 2-3 रॉकेट इजरायल के एयर डिफेंस को भेदकर शहरों में गिरते हैं तो ईरान कह सकता है कि उसने हानिया की मौत का बदला ले लिया है।
इससे पहले भी ईरान ने इजरायल से बदला लेने का ऐलान किया था। तब 3 जनवरी 2022 को ईरानी कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लहराया गया था। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को साल 2022 में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था। कासिम सुलेमानी इराक में एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। इसी साल 5 जनवरी को भी मस्जिद पर लाल झंडा लगाया गया था, जब कासिम सुलेमानी के मौत की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में जबरदस्त बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी मारे गए थे। यानी ईरान अब इजरायल से बदला लेने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। तेहरान में ताबूत, इजरायल से मांगे बदला। इजरायल ने हमास चीफ हानिया को मारकर एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान, इन चारों को इजरायल ने एक साथ चैलेंज किया है। कुछ जानकारों का मानना है कि इजरायल चाहता है कि लगभग 10 महीने की गाजा जंग में जिस तरह से हमास का लगभग सफाया किया गया है, ठीक उसी तरह से ईरान, यमन, सीरिया, लेबनान में मौजूद बाकी दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि इजरायल जानता है कि दोबारा से अपने दुश्मनों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग शुरू करना जरा भी आसान नहीं होगा। इसीलिए जहां इजरायल ने 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के नंबर 2 कमांडर फौज शोकर को बेरूत में मारा, तो वहीं 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ हानिया को मिसाइल हमले में मार दिया गया। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा हुआ है कि मिडिल ईस्ट की वेबसाइट अमवाज मीडिया ने दावा किया है कि हानिया की हत्या में उनके बॉडीगार्ड्स का हाथ हो सकता है। इससे पहले फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया था कि हानिया उत्तरी तेहरान में ईरान इराक युद्ध के रिटायर्ड सैनिकों के लिए बनी एक इमारत में अपने बॉडीगार्ड के साथ ठहरा था। ये भी बताया गया कि ईरान हानिया की करीबी सुरक्षा टीम पर दोष मढ़ रहा है, जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उनके यहाँ पर ठहरने और दूसरी जानकारी उसके करीबी लोगों ने लीक की है। ये शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह का नेता जियाद अल नखला उसी इमारत में एक अलग मंजिल पर रह रहा था, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ इस्माइल हानिया की टारगेट किलिंग की गई। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि इजरायल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। والقسام اليوم أعلن أن الاحتلال لن ينجو من العقاب وقد فتح الآفاق للمقاومة. لنترك الميدان يحدد كيف ترد الأمة ويرد القسام وترد إيران ويرد محور المقاومة على استشهاد إسماعيل هاني. הגענו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. ईरान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो हमास चीफ हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में बेहद जोश में देख रहा था, उसे भी एहसास नहीं था कि इजरायल ईरान की जबरदस्त सुरक्षा कवच को तोड़कर उन्हें मार सकता है। खुद ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजरायल के इस खौफनाक हमले से सख्ते में है। हकीकत में इस वक्त ईरान को समझ में नहीं आ रहा कि वो इजरायल से बदला कैसे ले, क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इजरायल पर हमला हुआ तो अमेरिका इजरायल का जंग में पूरा साथ देगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल डिफेंस फोर्स ने ईरानी हमले से निपटने के लिए कमर कस ली है। इजरायल के रक्षा मंत्री कार्यालय के सूत्रों ने एक मीडिया एजेंसी को बताया है कि ईरान की धमकी के बाद आईडीएफ ने खुद को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर लिया है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और समुद्र में हूथी के साथ मिलकर ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान द्वारा सीधे या उसके प्रॉक्सी के माध्यम से कुछ हमले हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए इजरायल ने तैयारी कर ली है। उधर खामनेई की खुली धमकी के बाद तेल अवीव और हाइफा में इजरायली सेना ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर ठहर जाता है कि क्या ईरान अपने दम पर इजरायल से युद्ध कर पाएगा? क्या ईरान को ऐसा लगता है कि अगर जंग शुरू होती है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जंग में ईरान का साथ देंगे? अगर ईरान का साथ रूस और चीन देते हैं तो फिर अमेरिका और यूरोपीय देश इजरायल का खुलकर साथ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर अरब से विश्व युद्ध शुरू होने से कोई रोक नहीं पाएगा।
हानिया की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा कर दिया है कि हानिया को मिसाइल से नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल बम के धमाके से मारा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेहरान में हानिया के गेस्ट हाउस में गुप्त रूप से 2 महीने पहले ही वे विस्फोटक लगा दिए गए थे और जैसे ही हानिया गेस्ट हाउस में पहुंचे उसके बाद दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया और हानिया को मार दिया गया। और उधर इजरायल ने हमास के मिलिट्री विंग के टॉप कमांडर मोहम्मद दईफ को भी मौत के घाट उतार दिया है। दईफ के बाद नेतन्याहू की हिट लिस्ट में टॉप पर कौन आ गया है, स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। इस्माइल हानिया को मिसाइल से उड़ाया, मोहम्मद दईफ को रॉकेट से दफनाया, नेतन्याहू की हिट लिस्ट टॉप पर खालिद मेशाल, हमास में आंसू बहाने वाला भी नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू। खून से सनी गाजा की गलियां, वीरान खंडहर बना रफा, यहां कदम कदम पर मौत खड़ी है। इजरायल के दुश्मन जहां भी हैं वहां उनकी कब्र खुद रही है। वो फिर चाहे ईरान हो, लेबनान हो, यमन हो या खाड़ी का कोई मुल्क, इजरायल के दुश्मन कहीं सलामत नहीं। इजरायल पहले दुश्मन को मारता है, दुश्मन की मौत की तस्दीक करता है और फिर पूरी दुनिया को दुश्मन के खात्मे की इत्तला देता है। हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर के सफाए के 19 दिन बाद इजरायल ने गाजा का लादेन कहे जाने वाले मोहम्मद दईफ की मौत की पुष्टि कर दी। यानी 2 दिन के भीतर इजरायल ने हमास के 2 बड़े और खूंखार लीडरों का सफाया कर डाला है। इजरायल के लिए मोहम्मद दईफ की मौत इस्माइल हानिया से भी ज्यादा मायने रखती है। मायने इसलिए क्योंकि मोहम्मद दईफ 7 बार पहले भी मौत को चकमा दे चुका है। इसलिए इजरायल ने उसके मौत के कई दिनों तक तफ्तीश की, हर एक बात की जांच की। आखिर में दईफ के द एंड को कंफर्म किया गया, लेकिन जैसी मौत उसे दी गई वो हमास के होश उड़ाने वाली है। 13 जुलाई के खौफनाक हमले की डिटेल देखिए। तारीख 13 जुलाई 2024, जगह खान यूनुस, गाजा। खान यूनुस के अल मवासी शरणार्थी शिविर के करीब इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था। जमीन पर सेना की पलटन बारूद बरसा रही थी तो आसमान से रॉकेट की बौछार की जा रही थी। आईडीएफ के ऑपरेशन में 90 से ज्यादा लोग ढेर हो गए। बमबारी से कई मकान खंडहर बन गए। यह हमला हमास के मिलिट्री चीफ और उसके सहयोगी रफा सलमा को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन आईडीएफ को अंदाजा भी नहीं था कि खान यूनुस में उनका टारगेट नंबर 1 मिल जाएगा। इजरायल का मोस्ट वांटेड मोहम्मद दईफ जिस जगह अड्डा जमाकर बैठा था, उस पूरी इमारत को रॉकेट धमाके से उड़ा दिया गया। 13 जुलाई को इजरायल ने खान यूनुस के अल मवासी में जंगी जेट से एयर स्ट्राइक की थी। मोहम्मद दईफ को मारने के लिए 2000 किलोग्राम के 8 बमों से हमला किया गया, जिसके धमाके से अल मवासी के कई मकान जमींदोज हो गए। हालांकि दाएफ मरा या नहीं यह कंफर्म नहीं हो रहा था। 13 जुलाई को इजरायल के हमले को हमास ने नागरिकों का नरसंहार करार दिया, लेकिन दाएफ की मौत की बात पचा गया। जबकि इजरायल ने दावा किया कि दाएफ की मौत की जानकारी सबसे पहले हमास और हिजबुल्लाह को लगी थी, लेकिन लड़ाकों का हौसला न टूटे इसलिए टॉप कमांडर की मौत को राज बनाए रखा गया। एक आंख वाले दाएफ का रुतबा क्या था, इसे इजरायल में उसे दिए गए नाम से समझा जा सकता है। इजरायल में मोहम्मद दाएफ, द मैन ऑफ डेथ, द फाइटर विथ 9 लाइव्स के नाम से कुख्यात था। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए सबसे भीषण हमले का मास्टरमाइंड दाएफ ही बताया जाता है।
दाएफ का आतंक इजरायल में इस कदर इसलिए था क्योंकि वो हमास के टेरर टनल रणनीति का भी मुखिया था, जबकि मोहम्मद दाएफ व्हील चेयर पर रहते हुए सारे ऑपरेशन अंजाम दे रहा था, क्योंकि हमास लड़ाकों के इस सरगना की एक आंख नहीं, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, गाजा की सुरंगों में रहता था, व्हील चेयर से चलता था। शरीर से जितना कमजोर, दिमाग से उतना ही बड़ा शैतान कहा जाने वाला दाएफ हमास की सल्तनत में किस ओहदे पर था, यह भी जानिए। हमास को चलाने वाली टॉप अथॉरिटी होती है पोलिट ब्यूरो। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसका चीफ इस्माइल हानिया था। हानिया की मौत के बाद हमास की पॉलिटिकल विंग का मुखिया खालिद मेशाल बन सकता है। हमास गुट में दूसरे नंबर पर शूरा काउंसिल आती है। यही शूरा काउंसिल सुझाव देती है और पोलिट ब्यूरो को चुनती भी है। शूरा काउंसिल में अलग अलग मामलों के मुखिया हैं, जैसे कि वेस्ट बैंक का मुखिया मोहम्मद सालेह अल जरूरी है। इजरायल की कैद में फंसे लोगों के मामले देखने की जिम्मेदारी सलामेह कटवी के पास है। गाजा मामले का मुखिया याया सिनवार है। इसी तरह फिलिस्तीन डायस्पोरा के मामले का मुखिया खालिद मेशाल है। वहीं हमास की मिलिट्री विंग, जिसे ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड कहा जाता है, का टॉप कमांडर मोहम्मद दाएफ था। हमास की अपनी सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री ईसाम अल अदीस हैं। इदीस हुकूमत की कैबिनेट, लोकल बॉडी और सिक्योरिटी फोर्स अलग है, लेकिन इन सब में मोहम्मद दाएफ की तूती बोलती थी, क्योंकि वो इजरायल की जेल से फरार होकर हमास का हीरो बना था। मोहम्मद अंडरग्राउंड रहकर बड़े कारनामे के लिए कुख्यात था, इसलिए उसका कोई वीडियो भी नहीं मिलता। दाएफ की गिनी चुनी तस्वीरें ही मौजूद हैं। पिछले साल दिसंबर में इजरायल के चैनल 12 ने दाएफ की नई तस्वीर प्रकाशित की थी। इसमें उसकी एक आंख गायब दिख रही है। इसके अलावा एक हाथ और पैर में भी गंभीर चोट दिखी थी। गाजा में दाएफ को मेहमान के नाम से भी जाना जाता था। वजह, वो कभी ज्यादा दिन किसी जगह ठहरता नहीं था और ठिकाना बदलता रहता था। दाएफ स्मार्टफोन और आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं करता था। दाएफ का असली नाम मोहम्मद दियाब अल मसरी है। उसका जन्म साल 1965 में खान यूनुस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। दाएफ पहली बार 1980 के दशक में हमास के साथ जुड़ा था। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान की पढ़ाई करने के दौरान वो मुस्लिम ब्रदरहुड के करीब आया। हमास को मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। हमास की सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के चलते 1989 में इजरायल ने गिरफ्तार कर लिया था और वो 16 महीने जेल में रहा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद तब से ही मोहम्मद दाएफ के पीछे लगी थी। मोसाद एजेंट 7 बार मोहम्मद दाएफ की हत्या की कोशिश कर चुके थे। आखिरी बार 2021 में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। मोहम्मद दाएफ को लेकर कई तरह की बातें की जाती रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाएफ को सुरंगों का नेटवर्क और बम बनाने में विशेषज्ञता हासिल है। हमास ने अपने कद को बढ़ाते हुए आत्मघाती विस्फोटक दस्ते तैयार किए हैं। दाएफ को वर्ष 2002 में हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख बनाया गया। सात अक्टूबर को इजरायल पर विनाशक हमले का फैसला केवल 2 लोगों ने लिया था। ये थे हमास के अल कासम ब्रिगेड की कमान संभालने वाला मोहम्मद दाएफ और गाजा में हमास का नेता याया सिनवार। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि केवल मुट्ठी भर हमास के नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई। यहां तक कि हमास के लिए हथियार, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने वाले इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान को भी केवल सामान्य जानकारी ही दी गई थी कि समूह एक बड़ी योजना बना रहा है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी साझा नहीं की गई थी। इजरायली सेना मोहम्मद दाएफ को बेसब्री से तलाश कर रही थी, लेकिन वो अचानक मारा जाएगा, इसका अंदाजा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी नहीं था। इसलिए 13 जुलाई को हमले के बाद उन्होंने दाएफ की मौत पर साफ साफ कुछ नहीं कहा। हालांकि अब इजरायल को कोई संदेह नहीं। ऐसे में अब नेतन्याहू की हिट लिस्ट में वो नाम टॉप पर है जिसे हमास मिलिट्री विंग का टॉप कमांडर बनाए जाने की अटकलें हैं। वो नाम है खालिद मेशाल।